इलाका था जम्मू एंड कश्मीरी। हम्म त्यागपत्री नाम की जगह है एक, त्यागपत्री। हम्म इन्फॉर्मेशन आती थी वहाँ से बहुत, हम्म कि बोला भाई वहाँ बंदे आते हैं, मूवमेंट है, हेड आउट वगैरह है। तो किसी सोर्स के द्वारा हम्म खबर लगी थी कि भाई हेड आउट वगैरह वहाँ है, हम्म मूवमेंट देखी गई है। हम्म चलो ठीक है। वहाँ पहले भी लोग जाकर आ गए थे, या टीम वगैरह जो भी गई थी वहाँ आ गए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। तो हमारी टीम ने डिसाइड करा, क्योंकि देखो भाई हम तो अलग थलग हैं, हमें तो जो कहीं नहीं होने वाला वो हमने करना है, हम्म जब भी तो हम स्पेशल हैं। हम्म अगर मूवमेंट है मगा, हम्म तो भाई ठोक के लाना है। मूवमेंट नहीं है इलाके में तो चलो कोई बात नहीं है, अगर मूवमेंट है और बंदा वहाँ है तो साला जमीन पाड़ के लाना निकाला, चाहे कुछ हो जाओ। हम्म टीम कमांडर ने टीम तैयार करी। हम्म चलो भाई ऐसा ऐसा ऑपरेशन है, सिचुएशन है, सारी चीज़ बता दी। और मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, सिविलियंस को भी पता है। ओपनली एक स्कूल था, स्कूल में हम जा करके हम ना रुके थे, स्टे थोड़ी बहुत देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटे के लिए, जो भी हम आकर के गाड़ी से उतर के रुके थे। एक स्कूल था ओपनली ऐसे ही, वहाँ पे हमने मतलब रुके थे। रुक करके हमने अपने, क्योंकि वहाँ से जो भी रास्ता हमने चलना था वो पैदल का रास्ता था पूरा। वहाँ तक तो हम गाड़ी तक आ गए थे, वहाँ से आगे रास्ता पूरा पहाड़ी इलाका था, पूरा सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही थी। हमने पैदल ही चलना था। आकर के हम स्कूल में रुक गए। रुकने के बाद अपना डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो गया, सारी प्लानिंग होगी। भाई प्लानिंग तो खैर पहले से ही थी, पर वहाँ उतरने के बाद जो हमारी री प्लानिंग है, एक बार और समझा दिया गया, सारी चीज़ें हैं सबको, हथियार वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन सब अपना ओके था। चलना शुरू करा, दोपहर के बाद चलना शुरू करा, दोपहर बाद में। और चलते गए चलते गए चलते गए, रात हुई, हम्म चल रहे हैं। बीच बाच में कभी 2 4 5 मिनट का रुक का ब्रेक वो भी लिया, क्योंकि भाई चलना है। लोकेशन जो टेररिस्ट की थी वो काफ़ी दूर थी, लंबा चलना था। पूरी रात अगर हम चलते स्पीड से बढ़िया तरीके से, तो जब पहुंच पाते वहाँ पर। हेड आउट की खबर थी कि भाई हेड आउट है और वहाँ उस इलाके में मूवमेंट है, और ऐसे ऐसे 4 बंदे हैं। मगा अच्छा भाई, तो चलना शुरू कर दिया। चलते रहे चलते, ठंड बहुत ज़्यादा, हम तो नॉर्मल कंडीशन से गए थे, और चलते चलते काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। मतलब कि अब क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा है, यानी कि इतना वेट लेने के बाद भी, चलने के बाद भी बॉडी एकदम से आग फेंकनी चाहिए, जलनी चाहिए बॉडी, लेकिन फिर भी ठंड लग रही थी, तो ठंड इतनी थी। चलते गए एक दूसरे के साथ बड्डी पेयर में चलते गए, मूवमेंट चलते रहे चलते रहे चलते रहे। पूरी मतलब कि रात गुजर गई। हम्म रात गुजर गई और लोकेशन से, अबे लोकेशन तो जो हमारे पास गाइड था उसने बता ही दिया था हमारे को, कि भाई ऐसी ऐसी लोकेशन है, और इस तरह के मतलब कि छोटे छोटे टिप, मतलब कि पहाड़ी के छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी वहाँ, हम्म कई सारी। कुछ बड़ी पहाड़ियाँ थी, बड़ी पहाड़ी के साथ में जो नीचे उतर करके कुछ छोटी पहाड़ियाँ थी ऐसे करके। तो पहुँच गए। उसे जो इन्फॉर्मर था उसे कन्फ्यूज है, अब कौन सी पहाड़ी पे है वो हेड आउट। थी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं थी वे वाली जिन पे हम थे, जिन पे उनका हेड आउट था। तो फिर भी उसने चेक चेक कर करा करके अपने तजुर्बे से बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, इस एरिया में है मामला, इस एरिया में वो हेड आउट है, जहाँ पर वो छुपे हुए हैं। अब फौज को लगा दिया गया अपना, जो भी हमारी टीम थी चारों तरफ अपना डिप्लॉय हो गई। देखी गई भाई, जब खबर लगती है कि भाई इसी पहाड़ी पर है, इसी लोकेशन में है, तो आदमी को लगता है कि भाई हम तो नज़दीक पहुंच गए, अब तो पोजीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गलती से फायर खुला तो बेफालतू का नुकसान होगा। तो चारों तरफ पूरा डिप्लॉय हो गया। डिप्लॉय होने के बाद में, और अपना 2 बंदे बड्डी पेयर में, ऐसे करके 2 जोड़ियाँ, बड्डी पेयर में 2 जोड़ियाँ, अपना उस इलाके को सर्च करना धीरे धीरे शुरू करा। बाकी तो फौज चारों तरफ लग गई थी। दो दो बड्डी पेयर यानी कि 4 बंदे सर्च करना शुरू करा। पूरा पार्टी सर्च कर लिया, कोई नज़र ही नहीं आ रहा कुछ भी। पूरी पहाड़ी सर्च कर ली सामने, मतलब कि एक तरह से
ऊपर से वो प्लेन टाइप थी, रिज टाइप था, रिज थोड़ा चौड़ा था, तो फ्लैट था। तो उन्होंने सारे में चक्कर मार लिया, भाई यहाँ तो कहीं कुछ नज़र नहीं आया, बाकी फौज लगी हुई है। और वो बोला, यार बंदा जो था, जो हमें लेकर आया था, खबर थी, बोला है तो यार इस पार्टी पे है कहाँ। अब पूरा हेड आउट के ऊपर से गुजर गए, हेड आउट के ऊपर से गुजर गए, निकल गए, देख रहे हैं, पता नहीं लग रहा कहीं भी कुछ भी। तो फिर क्या है, थोड़ा सा साइड में होकर के बाकी जो पार्टी वगैरह थी, उन्होंने जो बैठे थे दूरी पे, दूरी बना करके थोड़ा सा आग वगैरह जलाई। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, आग वगैरह जलाई, जलाने के साथ से वहाँ बैठे थे, थी तो पोजीशन ले रखी थी हमने वहाँ, फिर भी मैं सेफ, देखो बताया है हेड आउट यहाँ आया, तो फिर भी हम अपनी सेफ्टी के हिसाब से, वहाँ कहीं गलती से कोई हमारी निगाह से बच के साला फायर फुयर ना कर दे। तो वहाँ बैठे, बैठने के बाद में देखा भाई, पूरा निगाह घुमाई, बैठ कर निगाह घुमाई, अभी चल कर नहीं, अब बैठ कर के निगाह घुमाई सारे में। तो जिस इलाके से गुजर कर आए थे, पेड़ के ऊपर पाउच पाउच टंगे हुए थे, जो जिसके अंदर मैगजीन वगैरह रखता है, पेड़ के ऊपर टंगे हुए थे पाउच, बाहर बर्फ़ पड़ी हुई थी। मान लीजिए पूरे इलाके में बर्फ़ पड़ी थी, जो हम ऑपरेशन के लिए चल कर आए थे, पूरे इलाके में बर्फ़, उस पहाड़ी पे बर्फ़ थी। तो वो हमें चमका फर्स्ट में क्यों नहीं चमका, ग्रीन कलर का होता है ये, थोड़ा सा कंबाइंड होता है, तो वो पेड़ पे हमें चमक जाता, टंगा हुआ दिखता है। लेकिन बर्फ़ पड़ी हुई, तो बर्फ़ से सफ़ेद सफ़ेद हो रखा था पूरा, और नीचे भी क्या है, वो पूरा बर्फ़ था, पेड़ पे ही बर्फ़ थी, पूरा ऐसे हो रखा था। तो फिर भी बैठ कर देखने से पता लगा, तो डाउट हुआ कि यार पोच जैसा कुछ लग रहा है, पोच जैसा कुछ लग रहा है। पेड़ पे लटका के रखते हैं ये यूजुअली वेपन्स, यूजुअली। बस किस्मत ख़राब थी उनकी, बाहर नहीं लटका कर रखते हैं, हेड आउट के अंदर होते हैं। अब पता नहीं वो क्या क्या था, क्यों लटकाया था, कैसे था। ठीक है। तो वो लटका हुआ था, तो देखा कि हाँ भाई लटका हुआ है, झाड़ा झूड़ी करके अब तो फौज फुल एक्शन में हो गई। वो पाउच है तो मामला, पाउच जो है तो इसका मामला गड़बड़ है भाई। तो अपने तरीके से उसको अपना 2 बड्डी पैर, जो भी बड्डी पैर में गए, पूरी फौज लग गई, झाड़ा झूड़ी करके देख के अपने तरीके से देखा तो पाउच है। पाउच होने के बाद में भैया अपनी पोजीशन वगैरह पूरी ले ही रखी थी। लेने के बाद में यानी कि जैसे ये पहाड़ी है आपका, हम ऐसे चल के आए थे और हमने ये पोजीशन ऐसे ली थी, और हम ऐसे पूरा मूवमेंट मतलब कि किया हमने, ये वाला हिस्सा हमने खाली छोड़ रखा था। तो बंदा पाउच वगैरह हमने देख लिया, क्लियर हो गया कि हाँ भाई यहीं है कहीं ना कहीं। चमक तो कुछ रहा नहीं था। कुछ देर के बाद बंदे का मूवमेंट शुरू हुआ, मतलब कुछ हरकत सी शुरू हुई। उनको भी जब मतलब कि इतने आदमी वहाँ पहुँचते हैं, तो उनको भी कुछ महसूस हुआ होगा। तो वो बंदा अपना लिकड़ने की, उसने मतलब कि बाहर लिकड़ने की, मतलब कि उसे अंदाज़ा नहीं था। बाहर निकला अपने नॉर्मल तरीके से। वो बाहर निकलने के बाद में उसने देखा बहुचक्का, चार आपको देखा ही हो क्या मामला है। तो क्योंकि जो आदमी डेली मूवमेंट वहाँ कर रहा है, अचानक से बाहर निकल के वो गर्दन बाहर निकालता है, तो यूँ अचानक से है क्या मामला भाई। पूरा मतलब कि बर्फ़ भी खुंदी हुई है, सारा कुछ है, उसके दिमाग में ये सब चीज़ें आई होंगी, एकदम से अंदर घुस गया वो दोबारा से। अब कन्फर्म हो गया हमें तो भाई अंदर है, अंदर है। उसके बाद फिर हमने अपनी कार्रवाई शुरू। अब हेड आउट में वो था, हेड आउट को अपने तरीके से अपना ऊपर से उसका ढक्कन ढुक्कन हटा करके, जो उसका कॉम्फ्लाइज कंसाइनमेंट था वो सब हटा करके, अपना मासिक उनको भैया आवाज़ वगैरह दी गई, हाँ भाई हथियार डाल दो, नहीं डाल दो, क्या है सिस्टम है, करो, कुछ है नहीं, कोई रिएक्शन है, कुछ नहीं है, ठीक है। फिर अपना फायरिंग फूरिंग शुरू हुई। फायरिंग से क्या असर होने वाला, जो बंदा अंदर है, और वो बंदा ऐसे भी नहीं है कि भाई आपने एक कुआं खोद दिया, कुएं के अंदर बैठा, वो ऐसे मुंह बनाया है, फिर वो ऐसे जाएगा अंदर ही अंदर, फिर वो ऐसे जाएगा, यानी कि आप डायरेक्ट में कुछ कर ही नहीं सकते उसका। हेड आउट की जो सिचुएशन उन्होंने बना के रखी है, जनरली हाइड आउट्स ऐसे ही होते हैं। हाँ ऐसे ही होते हैं बहुत भाई स्मार्ट उनका। गेम है तो। हाँ हाँ। हाँ, रहने का कि आप अपना वो अलग एक बनाते हैं। सीधा बंकर डाल नहीं सकते, या मतलब आप सीधा एक, क्या बोलते हैं उसे, एक मतलब आप सीधा एक ग्रेनेड नहीं डाल सकते, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा एंड तक। हेड आउट के अंदर जो उन्होंने रहने रूने का बनाते हैं ना, तो काफ़ी बड़े बड़े हेड आउट बनाते हैं। कितना और साइज लगभग जैसे? तकरीबन आपका मान के चलो, वो एरिया जब हमने पार्ट तोड़ कर निकाला था, तो ऐसे ही था वो, 6 से 7 7 7 फीट के समथिंग, 7
7-8 बाई 7-8 का। हाइडआउट अंडरग्राउंड है? हाँ, अंडरग्राउंड है, बिल्कुल ऊपर से ढोक कुछ ढोक नहीं है। ढोक ढोक वो अलग चीज़ होगी, ढोक तो आपको ज़मीन के ऊपर बल्लियों से, बड़े-बड़े पेड़ों से बना हुआ है, वो तो हाँ, बना रखा, वो तो ढोक हो गया। हाँ, वो दिखता है। वो दिखता है, वो तो ऊपर हाइडआउट नहीं इज़ दिखता है। प्योर। हेड आउट आपका मतलब कि ये टेबल है, मान लो ये ज़मीन का टुकड़ा है, हुँ, आप बिल्कुल ऐसी ही शक्ल में सब कुछ थोड़ा बहुत काट करके निकलने बढ़ने का रास्ता बनाएगा। हालाँकि जब हेड आउट उसने बनाया होगा, तो या तो मुँह से ही पूरा मिट्टी वगैरह निकाला होगा, या पहले उस सर्कुलर को पूरे को काट करके मिट्टी, अगर आप हेड आउट वहाँ देखोगे ना, तो आपको वहाँ मतलब कि मिट्टी भी नज़र नहीं आ रहा है कि इसने मिट्टी फेंकी कहाँ होगी। इतनी सेफ्टी से वो बनाते हैं। अच्छा। और वैसे बनाते हैं, वैसे क्या करते हैं मिट्टी का? अब मिट्टी मतलब कि वहाँ से वो किसी दूसरे उसमें ले जा करके खोदा खादी कर करके, जैसे मतलब कि जंगल टाइप एरिया है, तो वहाँ पत्ते सत्ते सत्ते ये सब काफ़ी कुछ उसी में पड़ता है, तो डलवा वो दिया। धीरे धीरे करके मतलब ऐसे ही कैमोफ्लेज कर देते हैं उसे वो। अगर आपने आज मिट्टी खोदी है, मतलब गर्मी का टाइम है, तो पत्तों से झड़ 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 कर करके हुँ, वो सब कैमोफ्लेज हो जाती है। लेकिन वो तो थोड़ा हड आउट काफ़ी पहले का बना हुआ था, बर्फ़ पड़ी हुई थी, इसलिए वो क्या है, नज़र नहीं आ रहा था क्लियर कट से। लेकिन नज़र तो वैसे भी नहीं आता, क्योंकि जब हम अपनी ट्रेनिंग में इन चीज़ों को बनाते, तो कमांडर बगल में खड़ा हो तो हमारे पता नहीं लगा सकते अच्छा। तो हम भी उस सिचुएशन में बनाते हैं। तो रहने का थोड़ा-सा, जब हम लास्ट में तोड़ा था, उसे देखा था, क्योंकि पहले तो अपनी इन्फॉर्मेशन दी गई, मतलब कि करा गया, भाई बताओ, छोड़ दो, निकल जाओ बाहर, कर देंगे, ये वो है। हुँ, अब पता नहीं आवाज़ पहुँची नहीं पहुँची, कि भाई हमारा भी इतना वो है नहीं कि हम भी गर्दन जाके, मतलब गर्दन डाल के उसे कहें कि भाई बाहर और निकल आप जा इतने तो सहनशील भी तो नहीं हो। इतना पेशेंस आप में भी तो नहीं हाँ, है। भाई सही हम ये बात। गर्दन डाल के, तो हमें भी तो अपनी सेफ्टी रखनी है। हाँ। ठीक है, जो हमारी ट्रेनिंग बोलती है कि सेफ रखो और फिर ठोको। हुँ। जो हम रॉकेट लॉन्चर है उसका कोई असर नहीं है, उसके बाद रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड, इन सब हाँ, का कोई असर नहीं, गोली कोई का कोई असर नहीं। ग्रेनेड का भी असर अगर हम और आपने शेप बताया ऐसा, हाँ भाई, ये उसका एंट्री है, कैविटी है। फिर ऐसे घुसेगा, हाँ। फिर वो या इधर चला जाए, या इधर चला जाए, इधर चला जाए, फिर नीचे चूहे है। की तरह पूरा। हाँ, मतलब कि डायरेक्ट भी आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो उसमें जो है आपकी आईडीज़ वगैरह जो है आग? आपके, हाँ, आग? आग भी क्या करेगी, आग कोई असर नहीं करने की। आग डाल लेगी, यहाँ डल जाएगी, यहाँ डल जाएगी, बुझ जाएगी, क्या होगा, कुछ नहीं करने की। आग भी क्या करेगी, कहाँ क्या करो, मतलब किस चीज़ मतलब से आग, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना, मर जाएगा, किस सफोकेट हो। चीज़ से आग लगाओगे वहाँ पर, कितना तेल डालोगे, कितना पेट्रोल डालोगे, या क्या डालोगे, बात तो वो है ना। तो वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट जो है वो आईईडी करेगी, आईईडी। तो हम बना के लेके चलते हैं, तो फिर इंफॉर्मेशन उन्हें बताया गया, नहीं सुनाई दी जो भी है। देखो हमारा काम है वार्निंग तो देना है, भाई देख लो, फेंक दो, आ जाओ बाहर, बच जाओ, काम कर लो। लेकिन नहीं मानता तो पित्तल ठोकना पड़ेगा। कान में जाके थोड़ी ना बोलेंगे नहीं, भाई। कान में कौन बोलेगा, ये तो हम तो थोड़ा सा गैप रखते हैं, गैप रखते हैं जो आपने बताया ना, चाय पानी पिलाने के लिए गैप रखते हैं। गैप रखना जरूरी है, क्योंकि साली सुअर के अंदर से बदबू इतनी आती है, तो गैप तो रखना जरूरी है। आती समस्या है ना ये है, बदबू? हाँ, बदबू आती है, इसलिए गैप रखना जरूरी है, गैप से ही चाय पानी पिलाया जाता कितनी है। क्यों बदबू आती है, ये बता दीजिए एक बार ऑडियंस को। भाई उसका जीवन पूरा कीचड़ में ही गुजरा है, कीचड़ में उसने रहना है, तो बदबू आनी ही है। नहाते नहीं है, नहाता घिनौने। नहाना उसने है नहीं, ऐसी जंगलों में घूमना है, उल्टे सीधे काम करने हैं, ऊट पटांग खाना है, गंदगी में रहना है। मैंने सुना है इन जो हाइडआउट्स हैं, इसमें जो लोकल आसपास की लड़कियां भी आती हैं, गांव की लड़कियां जो हैं। सुना होगा तो शायद सही होगा। अब शायद वो अपनी मर्जी से कोई ना आकर के बंदूक की नोक पे भी लाया जा सकता है, तो उनको नहीं हुआ, तो उसके बाद जो अपना राइफल फायर वगैरह करके देखा, कोई असर नहीं है। फिर हमने थोड़ी दूरी से अपना रॉकेट लॉन्चर भी फायर करके देखा, नहीं बात बनी, चलो कोई बात नहीं। फिर हमारे पास जो आईडीज़ वगैरह थी, हम्म। हमने आईडीज़ वगैरह लगाई ऊपर, हम्म। और फायर किया, ब्लास्ट किया गया। और उसके अंदर ब्लास्ट करने के बाद में जो सिलेंडर वगैरह था उसके अंदर, गैस के सिलेंडर भी मिलते हैं, हाँ, उनको भी गोली गाली मार करके, फाड़ करके, यानी कि फिनिश, सीधा 75 यूरो के पास में। ठीक है। और कितने थे? उसमें 4 थे, कम उम्र के थे, लेकिन क्या करें, उम्र मायने नहीं रखती। जिस आदमी ने दिमाग में कचरा भरा हो, तो उम्र मायने नहीं रखती फिर। साहब, इतनी आपने स्टोरी समझाई, तो फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी। कि आप एक गांव से आते हैं,
है ना? बिल्कुल, जिसको बोलते हैं भारत से आते हैं। हाँ, भारत से। फौजी तो हैं बट साथ ही साथ खेतिहर हैं, है ना? तो जब सब कुछ है, ज़मीन है, खेती कर सकते हैं, इन सब में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं। 1 बीघा अगर इधर-उधर कर दिया, तो खुद भी अमेरिका जा सकते हैं, सबको अमेरिका भी सेटल कर सकते हैं। फिर ये पीओके, एलसी ऑपरेशंस, ये पहले एसएफ, फिर इस एलीट यूनिट में जाना, 22 साल आप फ़ौज में रहे, 20 साल उसमें से स्पेशल फोर्सेस, ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन। क्यों? इतने टफ डायरेक्शन क्यों लेना था लाइफ में? ऑनेस्टली। मन है कि मानता नहीं। देखो, ये अपना देश है और देश के ये जो भारत माँ है इसके इतने लाल हैं, कोई तो देश की रक्षा करेगा नहीं करेगा। अब बात आती है खेती बाड़ी की, इसकी है सबके पास है, लेकिन जुनून हर आदमी के पास नहीं होता। कुछ करना है, कुछ देखना है, कुछ जीवन में आगे बढ़ना है, और इसके साथ साथ जो जिस जमी पर हम जन्मे हैं उसकी रक्षा करने का अगर हमें मौका मिल रहा है तो इससे बड़ा सौभाग्य है मैं नहीं समझता हूँ। और मेरे अंदर, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और मेरठ के अंदर से ही जो आपकी 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वो मेरठ से हुई थी। और यहाँ का जो व्यक्ति है मेरठ का, उसके अंदर एक जज्बा है देश के प्रति भी। जब उसने देश को आज़ाद कराने वाली बात आई तो क्रांति यहाँ से शुरू हुई, तो अभी भी उसके अंदर वो जज्बा है और वो रहेगा हमेशा। तो हर चीज़ को खेती बाड़ी से या रुपये पैसे से नहीं तोला जा सकता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनको मन एक्सेप्ट नहीं करता, वो बोलता है कि नहीं चल, नहीं तो कर, तो किस लिए जन्मा है, तो क्या करेगा, क्यों आया यहाँ पर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंतरात्मा को मोटिवेटेड करती है और बोलती हैं चल भाई चल, कुछ कर गुजर। और मैं, मेरठ है, मेरठ में मैंने सुना है कि काफ़ी आर्मी जो है, आर्मी के काफ़ी सेंटर हुआ करते थे यहाँ, ट्रेनिंग सेंटर, रिक्रूट के सेंटर। आर्मी यहाँ पहले से काफ़ी रही है, कैंट का जो है काफ़ी बड़ा एरिया है। तो जब हम स्कूल वगैरह में जाया करते थे या हमारे आसपास के इलाके में जो ज़मीन है, तो हमारे पास में तकरीबन यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर पर से सेना शुरू हो जाती है। उनकी चांदमारी, यानी कि पहले चांदमारी बोलते थे गांव के लोग, चांदमारी, हम तो रेंज बोलते हैं। जब हम फौज में भर्ती हो गए हमने जब सीखा है रेंज है, शॉर्ट रेंज है, स्मॉल रेंज है, बड़ी रेंज है, जो भी है। तो चांदमारी वगैरह थी। और जो लोग हैं, एक मैप रीडिंग की ट्रेनिंग वगैरह होती। मैप रीडिंग की ट्रेनिंग वगैरह के लिए वो जब हमारे यहाँ से गांवों से वगैरह से गुजरते थे, हम उन्हें देखते थे, तो हमारे अंदर ये चीज़ मतलब कि घर कर गई कि यार ये आदमी, देखो जो आदमी अलग थलग दिखाई देता है ना, आम जनता से जो अलग थलग होता है, तो उसका अट्रैक्शन, उसके प्रति अट्रैक्शन आपका बढ़ता है। और वो अट्रैक्शन हमारा बढ़ा था। और हम ये सोच रहे थे कि यार ये कौन सी हमने आर्मी के बारे में, सेना के बारे में बहुत सुना था, बोला ऐसे ऐसे बॉर्डर पे जाते हैं, ये करते हैं, ये सीधी गोली मार देते हैं, ऐसा वैसा, मतलब कि कहानियाँ बहुत सुनी थी। और जाने के बाद पता लगा हकीकत भी है। तो मन मानता नहीं है, मन करता है, हम देखते हैं मिस इतनी, कर रहे हैं आप, मिस भी करते होंगे। हाँ देखो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, देखो एक आम जनता से अलग थलग हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उनकी गाड़ियों को देखते हैं, तो आप महसूस करोगे कि मतलब कि अलग से फील होता है कि भाई ये देश के रक्षक हैं। जब हमें बताया जाता है, जो कोई चीज़ हमें सिखाई जाए कि ये देश के रक्षक हैं, बताया जाए कि ये अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो वो चीज़ दिमाग में घर करती है। मतलब अच्छा है यार, हमें भी जाना चाहिए, करना चाहिए, हम भी कर सकते हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे मतलब कि दिमाग में दिल ने मानना कि नहीं यार चलना चाहिए सेना में। और इसके बाद जब हम गांव में इनको देखते थे, आते जाते थे फौजी भाई लोग, पढ़ाई लिखाई में तो हम ठीक थे ही,
घर हमारा स्कूल हमारा ज़्यादा दूर नहीं था, नज़दीक था। तो हमारे यहाँ एक मंदिर है, शिव मंदिर पुराना, वो आर्मी के मैप वगैरह में है। तो वो पेड़ वगैरह, एक बड़ का पेड़ था वहाँ पर, तो वो आर्मी के नक्शे में है। तो वो ज़्यादातर जो आर्मी के जो बंदे थे वो मैप रीडिंग की ट्रेनिंग वगैरह करना है, तो वो पॉइंट उनको देते थे वो। तो वो वहीं हमारे यहाँ से गुजरते, तो हमें अच्छा लगता था देखने में। तो हमारा मन करता था नहीं यार, ये चीज़ तो करनी चाहिए, हमें भी बड़ा होकर फौजी बनना है। तो उस समय हमारी उम्र वो देखो ऐसी थी 7-8 साल की। जान पहचान मतलब कि जानना पहचानना शुरू कराते कि भाई ये फौज है, बताते थे भाई, हमने बाबा जी से पूछते थे, ये बताते थे, वह बताते, ऐसा है वैसा है। तो उस चीज़ को लेकर के हमारे मन में मतलब कि जगह बनी कि भाई नहीं देखो अच्छा है, रिस्पेक्ट भी है, अच्छी है, ईमानदार भी होते हैं, तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर के मैं तकरीबन आपका ये मान के चलो 8-9 तकरीबन 8 6 क्लास 7 क्लास के बाद 5वीं क्लास तक तो मैं अपने घर के नज़दीक ही पढ़ा था। बस घर है और घर से 50 मीटर पर अपना स्कूल है। लेकिन फिर मैंने हमारा जो रूट था वो अपना पैदल ही जाना है स्कूल तक, 7-8 किलोमीटर का पड़ता है। तो पैदल ही, गांव से पैदल ही जाना है, पैदल ही आना है। पहले लोगों के पास इतना पैसा पूसा कहाँ होता था, अपना वही पहले, आजकल तो खैर टाई कोट पैंट वगैरह चलते हैं, लेकिन उस समय क्या है, खाकी पैजामा चलता था। खाकी पैजामा और अपना एक सफ़ेद सी शर्ट चलती थी, वही पहनकर अपना खाद के कट्टे का बना हुआ झोला, वही सब चलता था पहले। तो पैसा इतना लोगों के पास था नहीं। ये बात है तकरीबन आपकी 87 की, 87 के करीब की बात है ये। तो उस समय की बात बता रहा हूँ मैं। तो पैदल आना, पैदल जाना हर तरीके से। और अपना उसमें स्कूल के अंदर एनसीसी वगैरह जो होती है, एनसीसी, तो जब हमें शौक था कि भाई फौज वगैरह में जाना है, वो देखते थे कि भाई इनको ये ट्रेनिंग दिन से एनसीसी वगैरह। फिर हमने वहाँ जैसे ही आपका 9वीं-10वीं क्लास में आए तो हमने एनसीसी वगैरह भी ली, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। स्काउट वगैरह, पहले स्काउट होता था, स्काउट वगैरह की ट्रेनिंग होया करती थी। तो सेम टू सेम आर्मी जैसे ही वो अपना कराया करते थे, ड्रिल वगैरह ये सब कराते थे। तो धीरे धीरे उस चीज़ से भी मोटिवेशन बढ़ा। तो ये मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर में ये नेचुरल है। हाँ, नेचुरल है। मेरी इच्छा थी पहले से ही कि भाई यार जो जो चीज़ हमने देखी है, देख करके ये इच्छा जाहिर मैं हुई है। इसलिए ये बातें पूछ रहा था हाँ, क्योंकि और भी ऑप्शन होते हैं ना कि थोड़ा बिजनेस कर लो या कुछ और कर लो। तो वही आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं आपके ब्लड से, आपकी परवरिश से, आपके एनवायरनमेंट से, आपकी मिट्टी से आ रही है बातें। क्योंकि देखो हमारे गांव में से शायद एक फौजी था। हाँ। हाँ, भाई यार गांव में से कोई फौजी नहीं है, कुछ नहीं है। अब जैसे जैसे छोटे स्कूल से अपना 6ठी क्लास से हमारा गुरुकुल इंटर कॉलेज था, उसमें हम गए। वहाँ भी हम स्काउट वगैरह की ट्रेनिंग मतलब लेते थे, एनसीसी की ट्रेनिंग लेते थे। तो उनसे भी पता करा, बताते थे, आते थे फौजी वगैरह, वहाँ भी आते थे ट्रेनिंग में, पूछते थे, बात करते थे। तो प्राउड फील होता था। बिजनेस वगैरह तो देखो वो एक अलग लाइन हो गई, आपका खेती बाड़ी वो एक अलग लाइन हो गई। अब देखो किसी ने तो किसी ने जाना, लेकिन हमारा मन था, हमारा मतलब कि अंतरात्मा ये बोल रही थी कि हमें जाना चाहिए, हमें करना चाहिए। अच्छा है, देश सेवा का मौका, ये शब्द भी बहुत मशहूर था कि देश सेवा का मौका मिलता है, चलो भाई देश सेवा भी हो जाएगी, अच्छी बात है। तो वो चीज़ भी अपने आप को महसूस कराते कि नहीं चलेंगे यार, करेंगे, देखते हैं कैसा होता है। बहुत मन मतलब कि हम देखते थे फौज को आते जाते समय। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोटिवेटेड करती हैं आपको। बिजनेस एक अलग चीज़ है, पैसा हर चीज़ नहीं होती। जहाँ मन करता है जी। जाना, वहाँ चाहिए। और मैं मतलब कि मैं हूँ या कोई भी हो, किसी के ऊपर कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं थोपी जा सकती। जिसका मन ना हो बिजनेस में या खेती बाड़ी में, अगर जिसका मन फौज में है या कहीं भी है, जाना चाहिए, करना चाहिए। और मैं तो ये जनरेशन को कहना चाहूँगा कि देखो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। करना चाहिए, देश रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है और वो करनी चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है, मौका क्या मिलता है, तो मैं तो सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 5 साल फौज में रखा जाए। उसके बाद भी वह सारी जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसके बाद दी जाए। बिना सबसे पहले बिना बिना ये कंपलसरी। हाँ, ये कंपलसरी कर जाए। शायद मैंने कुछ कंट्री में है भी ऐसा कि 5 साल आपको रहना है। देखो उसके नुकसान फायदे क्या हैं। 5 साल हो, 4 साल हो, 3 जितना साल भी भी हो। है, जितना भी एक टाइमिंग सेट करा जाए, उससे नंबर एक तो आदमी का देखो
जो आपको ये ओरिएंटेशन क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये मोटे होके घूम रहे, पतले होके घूम रहे, ये सारी चीज़ें देखो, आदमी को एक डिसिप्लिन आएगा उसके अंदर हुँ, कि भाई मेरा वेट बढ़ने से मुझे ये नुकसान है, ये नहीं है। तो अपनी बॉडी का फिजिकल फिटनेस, वो अगर 2-3 साल फौज में रहेगा, दौड़ा दाड़ी उसने शुरू कर दी, तो उसके वो खून में, उसकी हैबिट में हो जाएगा। वो यहाँ आकर भी दौड़ना भागना, बॉडी को फिट रखने में नंबर पहला नंबर रहेगा। हुँ, ठीक है जी। हुँ, दूसरा, उसको मतलब कि जैसे हम आपका डिसिप्लिन वो मेंटेन करेगा। भाई अगर हम आजकल बोलते हैं ना कचरा उचरा, अब जैसे मैंने देखा है ऑन रोड गाड़ियाँ चलती हैं, बड़े बड़े रईस लड़के हैं, बियर पी रहा है, कांच की बोतलें रोड पर फेंक रहा है। बच्चों को भी देखता हूँ, वो चिप्स का पैकेट फाड़ा रोड पर फेंक दिया। तो एक फौजी का जो डिसिप्लिन होता है वो मतलब कि एक, अगर उसने एक टॉफ़ी भी फाड़ी ना, हुँ, देखो इक्का दुक्का तो कहीं भी हर तरह का आदमी है, मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जो चीज़ सिखाई जाती है, बताई जाती है, अगर एक टॉफ़ी का पैकेट भी उसने फाड़ा है, छोटी टॉफ़ी मुंह में भी डाली है, तो उस रैपर को अपने को अपनी जेब में रखेगा। वो ये सोचता है कि मैं अपनी जेब में रखूँ, अपने घर के जाकर कूड़ेदान में डालूंगा, या जहाँ मुझे डस्टबिन मिलेगा, कूड़ेदान मिलेगा, मैं उसमें टॉफ़ी के रैपर को वहाँ डाल लूँगा। ये एक डिसिप्लिन पैदा करती है सेना। सेना जवान के अंदर बहुत कुछ पैदा करती है, आत्मविश्वास पैदा करती है, डेयरिंग पैदा करती है, उसको ट्रेंड बनाती है, उसका डिसिप्लिन वैसे सुधारती है, फिजिकल फिटनेस करती है, आपका मतलब एक दूसरे के साथ हेल्प करने में, यानी कि अब जैसे हम, एक सैनिक होता है ना, उसके प्रति अगर आप रोड पे किसी को देख रहे हैं, कोई किसी के साथ मारा पीटी हो रही, कुछ हो रहा है, तो वो बगैर कुछ सोचे समझे जाकर घुस जाएगा, क्योंकि वो चीज़ उसे सिखाई गई है, हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना। ठीक है, वो चीज़ उसके अंदर दिमाग में डाली हुई है। जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें मतलब कि 2 साल 3 साल जो भी रखती है हुँ, सरकार, हुँ, गुजारिश है, देखो हमारी तो बाकी ऑर्डर तो हम किसी को दे नहीं सकते। एक देश को एक अच्छा मतलब डायरेक्शन मिलेगा। हाँ, मतलब कि भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ है, देखो ज़रूरत पड़ने पे सब खड़े होंगे। हमारा, देखो खड़े तो सब होंगे, हमारे आजू बाजू में क्या है, चाइना है, दुश्मन है, हम तो दुश्मनी मानेंगे, वो तो जब तक हमारा व्यापार, चाइना, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान बांग्लादेश। हो गए, आजकल देखो आप टोटल मिला कर देखो, जिसको पैसे की भूख है, आजू बाजू में छोटे हमारे नेबर कंट्री है, आज जो मतलब कि जितने भी दूसरे कंट्री वाले ज़्यादा से ज़्यादा झोंक देंगे, वो आपके बरखिलाफ खड़े हो जाएंगे। बस। तो हर तरीके से देखो चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। उस चीज़ को सोचते हुए अगर ये चीज़ लागू होती है, तो देश के अंदर डिसिप्लिन भी आ जाएगा, हर व्यक्ति के अंदर किसी को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, आप अपने देश के लिए, आप एक तरह से पूरा देश लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हो, और जब पूरा देश लड़ाई के लिए तैयार होता है, तो वो देश कभी मार नहीं खाता, वो आगे बढ़ता है हमेशा, क्योंकि सामने वाले दुश्मन के अंदर भी तो वो चीज़ पैदा होती है कि बोला इसका तो हर आदमी लड़ता है भाई, हर आदमी इसका लड़ता है, चलता है, देश के प्रति मरता है, तो सामने वाला ऑटोमेटिक ही झुकेगा उस चीज़ को। साहब, ये जो आपने बात बोली, मतलब बहुत मुद्दे की बात बोली। नेशन बिल्डिंग के लिए नेशन के यूथ को नेशन पे अपने साल देने पड़ेंगे। हाँ, यस। देखो एकदम से तो और वो अब अचानक नहीं होता, वो इट हैज़ टू बी अ पॉलिसी। ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ, एनी रिग्रेट्स, कोई रिग्रेट्स है लाइफ में? 22 साल में ऐसा लगा कि काश ये कर लेता और ऐसा कुछ नहीं है, देखो होता सेना है ना यार, ये रहते रहते ये भी एक कर लेता ना तो और मजा आता। मतलब कि सिविल में बाहर और फौज में। हाँ, फौज में, देखो फौज में रह करके तो इच्छा यही रहती है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा रह सके फील्ड में रहे, हम्म। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है या नहीं मिलता है, प्लानिंग बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा ठोको, पीतल। देश के दुश्मनों को पीतल पहुंचाओ। हाँ। हमेशा तमन्ना यही रही, हमने भर्ती होने के बाद में हमारी कोशिश हमेशा यही रही कि भाई हम फील्ड की तरफ ज़्यादा घुसें, वहाँ ज़्यादा रहें, क्योंकि वहाँ पर हम एकदम फ्री माइंड फ्री हैंड फर्स्ट क्लास, चलो ठोको और लाओ, तो ये चीज़ होती है। और अब कुछ देखा ना, ऐसा कि मिस कर रहे हो कि यार ये चीज मैं करना रह गया, ये कर लेता, ऐसा? नहीं मौका, देखो ऐसी तो बहुत सी चीज़, देखो जितना ज़्यादा समय वहाँ रहता तो उतने और ज़्यादा ठोकते। अगर मौका अभी भी अगर हमें सेना देती है या सरकार देती है, रात के 12 बजे भी खड़ा करो, हम अभी भी एट ए टाइम देश के लिए खड़े हैं। सर, आप इतने स्माइल और इतने चीयरफुल टाइप की आपकी पर्सनालिटी है, आपको गुस्सा आता है?
गुस्सा हाँ। गुस्सा सिर्फ नॉर्मल कंडीशनों में यहाँ नहीं आता है। गुस्सा सिर्फ हम जब ऑपरेशन में होते हैं ना, गुस्सा हमें जब भी आता है, नहीं आता है तो दिलाना पड़ता है अपने आप को, ताकि हम और ज़्यादा एग्रेसिव हों, और ज़्यादा घातक हों, और ज़्यादा आदमखोर बने। लेकिन यहाँ गुस्सा नहीं है। कभी कभी नॉर्मल लाइफ में गुस्सा आया आपको कि अपने आप को आपने कंट्रोल किया हो, रिलैक्स खुद से ही? गुस्सा आता है बहुत सी चीज़ों पे। क्योंकि आप एक ऑपरेटर हैं और आपके पास वो सारे लीथल, आपका हाथ एक लीथल वेपन है, विदाउट एनी आर्म्स मैं कह रहा हूँ, हाँ, without- समझ लो। है ना? तो आपने जो ट्रेनिंग इतने सालों की की है, तो योर आर्म्स, योर फिंगर्स, एवरीथिंग इज अ लीथल वेपन। तो कभी गुस्सा आ जाता है, क्यों आया कि आपने कंट्रोल किया हो, ये पूछ रहा हूँ। क्या चीज़ें ट्रिगर करती हैं? देखो, समाज के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई चीज़ अगर गलत नज़र आती है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, एक सैनिक को गुस्सा आएगा। अगर आज हम इतने मतलब सोशल मीडिया पे इतने लोग बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, किसी को कुछ ही बोल देते हैं, कैसा भी, ये सब देखते हुए भी गुस्सा आता है। और बाकी नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ हमें गलत दिखाई देती है, गुस्सा आता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने हर चीज़ को नज़दीक से देखा हो, चाहे वो ज़िंदगी हो, चाहे वो मौत हो, हर चीज़ को करीब से देखा हो, वो आदमी इतना परिपक्व बन जाता है कि वो गुस्से को पी जाता है, कंट्रोल कर लेता है। उसे पता है कि रिजल्ट क्या होगा, इसलिए वो उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर करके ख़त्म करता है वहीं। चलिए ये बताइए, कभी आपने किसी को वार्निंग दी, ये बताया कि यार मैं एक ऑपरेटर हूँ, मेरे से मतलब उलझो मत, बस मतलब इतने में आपने कभी, जैसे होता है ना, फुल स्टॉप कर दिया हो कभी कि यार देख मत उलझ, बहुत बुरा हो जाएगा, मेरे को उस लेवल पे मत ले जा? हाँ, कोशिश अगर कभी कभार, वैसे बात तो मैं बहुत ही कूल माइंड हूँ, बहुत ठंडे दिमाग का हूँ, गुस्सा मैं करता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा कभी चांस आया तो मैंने बात को कभी आगे बढ़ाया नहीं है, उसे वहीं कंट्रोल, वहीं ख़त्म करने की कोशिश करी है। कि मुझे पता है कि बेनिफिट इसको नहीं पता है, नुकसान इसको नहीं पता है। मैं इतनी पहाड़ियाँ खूंद के आ रखा हूँ, इतना सब कुछ देख के आ रखा हूँ, ज़िंदगी मौत को नज़दीक से देख के आ रखा हूँ, तो अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, मुझे वाकिफ़ है। इसलिए मैं उस चीज़ को वहीं दबाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सामने वाला इतना मैच्योर नहीं जितना एक खोजी आदमी मैच्योर होता है, और वो समझता है कि बात बढ़ने से क्या हो सकता है, इसलिए वो उसको वहीं ख़त्म करने की कोशिश करता क्योंकि आपने जिंदगी और मौत को बहुत नजदीक से है, देखा। नज़दीक से देखा है। आपको डेथ के बारे में आपका क्या कंसेप्ट है? मौत के बारे में आपने कुछ सोचा तो होगा कभी, फिलॉसफी? मौत, जैसे आपके यहाँ वो पीछे में बलिदान बैच लगा हुआ है, वो मरून पीछे, मरून बैरे, हाँ, तो मतलब आप लोगों की क्या फिलॉसफी है? आज आप एक सिविलियन है, तो मतलब आप तो फ्री के गिफ्ट हैं आज। हाँ। इट्स ऑल दैट लाइफ दैट यू आर राइट नाउ इज अ गिफ्ट, है ना? वो तो आपने, यू साइंड अप फॉर एवरीथिंग ना। तो आपके लिए लाइफ डेथ क्या मतलब है, फिलॉसफी? देखो, मौत जीवन की सच्चाई है, वो एक ना एक दिन आनी ही है। लेकिन उसके प्रकोप को, उसके प्रभाव को, ये बैरेट लगाकर महरूम, या बलिदान लगा करके, इन सब चीज़ों को लगा करके आर्मी ने हमें दे करके हमारे अंदर से उस डर को, उस झिझक को ख़त्म कर दिया है। ये सब लगाने के बाद और इतनी ट्रेनिंग करने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, इतने ऑपरेशंस में जा कर के देखना करना, जिंदा वो वापस चीज़, आना। जिंदा वापस मौत के मुंह से आना, वो एक भारतीय सेना का हमारे ऊपर एहसान है। वो उसने ये सारी एटलीस्ट चीज़ें 100 से ज्यादा टाइम्स वापस आना। हाँ, हाँ। उसने हमारे अंदर से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर, हम शुक्रगुजार हैं सेना का इस चीज़ के लिए। अच्छा, आपका बेस्ट डे क्या था एसएफ में, स्पेशल फोर्सेस में? आपका बेस्ट डे, यार भाई मजा आ गया था मुझे। देखो, हमारे लिए तो कोई ऐसा बेस्ट, होता ना यार, मैं
वो मेमोरी 2-4 ऐसी मेमोरी याद आती है, जैसे एसएफ आता है तो आपको वो 2-3 मेमोरीज क्या याद आती हैं? सबसे ज़्यादा यादगार? हाँ, यादगार क्या, बस बात ये है कि बेस्ट डे हमारे लिए वही होता है कि सोच लो, टाइम ले लो, मैं कह रहा हूँ। हम जब आप दोस्त लोग बात करते हो, तो जो आप लोगों का बेस्ट डे होता है वो बताओ। नहीं, मैं स्पेशल फोर्स के तरीके से और जो हम वहाँ पर रहे हैं, जो हमने महसूस करा है, जो हमने फील करा है, हमारे लिए बेस्ट डे वही होता था अगर हम किसी ऑपरेशन के लिए गए और हम ठोक के लाए, तो हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन होता था वो। और हम किसी ऑपरेशन के लिए गए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बिताए हुँ, और हम कुछ ना लेके आए, हुँ। हम बड़े मायूस होते थे। तो हमारा जो सोच विचार है, हमारा यही था कि अगर हम जाएं यार, कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए। एक चाहे 2 3 4 जो भी मिले, ठोक के लेके आना है। वो हमारे लिए वही सेलिब्रेशन था, वही खुशी। एक भार सा उतरता है हमारे सिर के ऊपर से कि हाँ यार, चल लेके आगे। आप जिन लोगों के साथ ऑपरेट किए, उनमें आपको सबसे बड़ा धुरंधर कौन लगा? आपने जिन लोगों के साथ ऑपरेट किया, अगर वो सर्विंग है तो उनका नाम मत लीजिए, अगर वो रिटायर्ड है तो आप नाम ले सकते हैं। या आप किनको रिकमेंड करेंगे जिनका इंटरव्यू हम जाके करें? ऐसे बता दीजिए। मैं तो आपसे रिकमेंड करूंगा कि एसएफ के हर बंदे का इंटरव्यू होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता हाँ, कि जो बंदा एसएफ में है हाँ जी। और वो किसी तरीके से भी, या ऑपरेशन से है या खाली हो, या उसे एक्सपीरियंस ना हो, या वो ना गया हो, या वो कई सौ बार मौत के मुंह से वापस ना आया हो, तो मैं समझता हूँ कि एसएफ का हर बंदा धुरंधर है, धुरंधर से भी बढ़ के धुरंधर है। और मैं तो अपने से ज़्यादा ही धुरंधर मानता हूँ सबको। अच्छा, कोई ऐसे बडी तो आपके होंगे, कोई ऐसे फ्रेंड तो होंगे जिसे मिस करते हैं आप? नहीं, ऐसे मिस करते हैं मतलब ऐसे ही जैसे सब लोग अपने कॉलेज लाइफ में किसी अपने दोस्त यार को ऐसे मिस करते हैं, या कुछ ऐसा फन मोमेंट्स मिस करते हैं? क्या मिस करते हो आज? आज आप बहुत दिनों के बाद आपको ये छुट्टी मिली है, मैं समझ रहा हूँ, बट फिर भी मिस तो करते होगे। हाँ, नहीं, मिस करते हैं। और ऐसे मतलब कि हमारे प्रत्येक जवान जिनके साथ मैं रहा हूँ, सारे बेस्ट एंड बेस्ट मिस करने वाले हैं। सभी कोऑपरेट करने वाले थे, सभी आज्ञाकारी थे, जैसे हुक्म मानने वाले जिनको बोलते हैं, सभी बढ़िया धुरंधर अच्छे। तो कोई भी चीज़ है, कोई मान लो जैसे हम फंक्शन वगैरह, अब जैसे हम दिवाली वगैरह यहाँ मनाते हैं, लेकिन जब हम वहाँ दिवाली वगैरह मनाते थे, या तो इकट्ठे होते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, सारी चीज़ें मिस करने लायक हैं। यहाँ में और वहाँ मजा ही में अलग था। मज़ा अलग था। वहाँ की दिवाली के फ़ोटो हैं मेरे पास कुछ, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। आप भारत को कुछ एडवाइस दीजिए, कोई डायरेक्शन दीजिए। सर, इंडिया को ये 3-4 चीजें कर लेनी चाहिए जो आपको दिख रहा है सर नॉर्मल, हम्म, कि अगर हम ये 3-4 चीजें करें तो और अच्छा होगा। देखो, पहली बात तो मैंने जो बताई आपको, कोशिश हो सके अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान दे सके कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपना सेना के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो, उससे क्या है, काफ़ी फ्यूचर सुधरेगा। दूसरी चीज़ ये है कि देश की जनता के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई देखो, भारत देश है, घर अपना है, किसी पराये का नहीं है। और इस भारत देश के अंदर रहने वाला हर नागरिक वो यहाँ का है। अगर कल ये कोई चीज़ उदाहरण के तौर पर डैमेज होता है, टूटता है, कोई एक्सीडेंस होता है, कुछ होता है, तो वो सब एक ही परिवार के लोग हैं जो हैं भारत के, उन्हीं के साथ होगा ना। किसी दूसरे लोगों के या पड़ोसी मुल्कों के बहकावे में आकर के यहाँ के जो लोग हैं वो आपस में मतलब कि लड़ना झगड़ना या गलत एक्टिविटियाँ जो हम देख रहे हैं टीवी पर कि आज ये हो रहा, आज वहाँ स्लीपर से वो सेल मिल रहा पकड़े है, गया, हाँ हाँ।
तो ये सब चीज़ें, इन सबको क्या है, अपना घर समझ करके इकट्ठा और एकजुट रहना चाहिए। तो चलिए एक और बात बता दीजिए, क्योंकि आपने जस्ट यू टच्ड अपॉन दिस। तो एक बात बताइए, अगर कोई भारत के अगेंस्ट जिहाद करना चाहता है तो उसका एंड कैसे होता है? ये मैसेज दे दीजिए फॉर एनीबॉडी हु इज इन इंडिया और आउटसाइड। उसका एंड आप लोग क्या करते हैं, मतलब व्हाट डू यू डू, प्लीज टेल। देखो, जो भी भारत के बरखिलाफ सोचता है या कदम उठाता है या एक्टिविटी करता है, उसका हर्ष, मौत तो है, लेकिन हम उसे मौत से भी बदतर मौत देते आए हैं और देंगे भी। हमारी इंडियन आर्मी देगी। दैट्स वेरी क्लियर। अच्छा, फौज के लिए 3 सजेशंस, 3 सजेशन भारत के लिए देने थे आपने, 3 सजेशन फौज के लिए, और 3 सजेशन आज के हमारे जो जवान युवा हैं, यूथ, उनके लिए। तो देश के लिए आपने 2 चीजें बोली। हाँ, एक की बेसिकली सबको फौज में एक कंपलसरी सर्विस होनी चाहिए। हाँ। दूसरा आपने बोला कि ये जो उल्टी सीधी चीजें करते हो बेसिकली, मतलब आपका रेफरेंस वही था ना, स्लीपर सेल ये वो बना के यहाँ पे देश में कुछ करना चाहते हो मत करो। तीसरा ये है कि आजकल के जो युवा हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, गवर्नमेंट 100% लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। तो लोगों को, या जो हमारे जनरेशन है, उसको ये सोचना चाहिए कि हमने अपने आप को, अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करना है, अपने आप को स्किल, अपने अंदर स्किल बढ़ाना है। ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जो स्किल बढ़ा करके अपने आप के अंदर, पैर पे अपने खुद खड़े हो जाओ। हाँ, खुद के पैरों पर मतलब कि खड़ा होना है, और खड़ा होने के साथ साथ 4 आदमी को और रोजगार देना है। जिसके अंदर ये क्षमता है उसे ये सब चीज़ करनी चाहिए। ज़्यादा सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी आए, 100% कभी कोई किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, नौकरियां घटती जा रही है, और जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। आज आप 2 लाख या 10 लाख मकान बना कर दोगे, इस साल बांटोगे, अगले साल 15 लाख फिर खड़े हो जाएंगे, लाओ जी मकान। ये समस्या तो देखो चलती रहेगी। थैंक यू सो मच सर। आपने देश को इतना अपना बहुमूल्य बेस्ट ऑफ योर टाइम, बेस्ट ऑफ योर यूथ दिया। आपने बहुत सारे लोगों में पीतल भरा। आपने एक इनक्रेडिबल टीम में काम किया, इंडियन आर्मी के लिए, स्पेशल फोर्सेस के लिए, अपनी एलिट स्पेशल फोर्सेस के लिए, हर जगह, अपने महार रेजिमेंट के लिए, हर जगह आपने अपनी लाइफ को एट द एज रखा। थैंक यू सो मच सर। ओके, Not only from me, but from my audience. Thank you for your service, sir. ओके सर। Jai Hind, sir. जय हिंद साहब।